आज जिस तरह का फैसला आया है, मगर क्यों? एक भगवा आतंकवाद की संज्ञा दी गई थी। क्या बात कर रहे हैं? आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन अनाधिकारिक तौर पर। क्यों? क्या हुई? मुझे याद है उस वक्त होम सेक्रेटरी वगैरह के स्टेटमेंट्स आते थे। क्या 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 क्या? आरएसएस के लिंक तलाशे जाते थे, आरोप लगते थे। अच्छा। आज ये जब बेगुनाह साबित हुए हैं, वाह, आप क्या विचार रखते हैं? शर्म की बात। एक कुछ लोगों के द्वारा, कुछ विचारधारा के लोगों के द्वारा एक जो षड्यंत्र रचा गया था उसका सच सामने आया है और इस रचे हुए षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। इसमें जो भी आरोप लगे थे उनमें ये बात भी आई सामने जांच में कि प्रज्ञा ठाकुर को और कर्नल पुरोहित को काफ़ी प्रताड़ित किया गया, टार्चर किया गया और उनके ऊपर यह दबाव डाला गया कि वो संघ का नाम लें, संघ के अधिकारियों का नाम लें, योगी आदित्यनाथ का नाम लें। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और इसको स्पष्ट रूप से अभी प्रवक्ता साहब जो कह रहे थे कि कोई धर्म नहीं होता, तो मैं बता दूं कि स्पष्ट रूप से उस समय के गृह मंत्री ने, पी चिदम्बरम ने सबसे पहले यह कहा था कि यह सैफरन टेररिज्म है। इसके बाद इसी बात को दोहराया शिंदे जी ने और इसके बाद राहुल जी ने भी, जो विकिलीक्स लीक हुआ है जिसमें उन्होंने अमेरिकन राजदूत से यह कहा है कि यह हिंदू टेरर जो है वह अलकायदा से भी अधिक खतरनाक है। बात तो सही है। ये बात सामने आई कि उन्होंने अमेरिकी राजदूत से कहा ये बात। आप क्या मानते हैं कि मालेगांव ब्लास्ट का जो डिसीजन आया उसमें इंसाफ हो गया या इंसाफ बाकी है? सच सामने आ गया है, जो सच था वो सामने आया। बड़ी जल्दी मान गए ये बात। ये आप चाहते हैं कि ये अपेक्स कोर्ट में इसकी अपील हो? देखिए, पहली बात तो कि इसके दो पहलू हैं। एक तो राजनीतिक पहलू है। राजनीतिक पहलू के अनुसार यह निर्णय जो है वह आगे जाएगा, अभी इस पे बहस होगी। मगर इसका जो सामाजिक पहलू है कि जो लोग मारे गए, एक आप प्रश्न पूछ रहे थे अपने इंट्रोडक्शन में, जो बात आपने रखी कि क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ये जो 6 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग जो घायल हुए, इनका दोषी कौन है? तो इसका एक शब्द उत्तर है कि जिन लोगों ने यह षड्यंत्र रचा था, जिन लोगों ने निहित स्वार्थ के लिए, वोट के लिए, तुष्टीकरण के लिए, केवल अपने वोट के लिए यह जो षड्यंत्र रचा, उन्हीं लोगों ने इन्हें मारा। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन एक सेकंड, उन्हीं के कारण से ये असली गुनाहगार पकड़े नहीं गए, पकड़े ही नहीं गए, केस को कमजोर किया गया। क्या आप चाहते हैं और कि बिना सबूत बेगुनाहों को पकड़ करके सजा दी गई? क्या आप चाहते हैं कि इसकी दोबारा से इन्वेस्टिगेशन हो? अब ये सरकार का विषय होगा। आप चाहते हैं? अब नहीं, मैं देखा आपने लापरवाही का नतीजा। मैं तो चाहूंगा कि सच सामने आए। इन्वेस्टिगेशन हो। जो लोग नाम पहले आया था, तुरंत नाम आया था, उसके बाद वो नाम रोका गया। देखिए, जो अंडर सेक्रेटरी मणि साहब ने कहा, मेरे साथ मैं एक सवाल जानना जी, क्या आप चाहते हैं कि उसको भारत की मौजूदा सरकार सच सामने आना चाहिए? मुझे सवाल कर, मेरा उत्तर यही है कि सच सामने आना, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सच सामने आना चाहिए। बस हवा निकल गई। आप स्वागत आपका। मालेगांव ब्लास्ट का सर फैसला कोर्ट का आ गया है। प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपी, कर्नल प्रसाद पुरोहित, सब बरी हैं, सब बेकसूर, बेगुनाह पाए गए हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। शक के आधार पर उनको सजा नहीं दी जा सकती, कोर्ट ने स्पष्ट किया है। अब आपका क्या मत है कि ये 6 लोग जो मारे गए थे मालेगांव ब्लास्ट में, किसने मारा उनको? अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। देखिए, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा भारत सरकार से कि जो विभाग 17 साल कोशिश करने के बाद भी सबूत नहीं जुटा पाया, गवाह पेश नहीं कर पाया, ऐसे विभाग का अब देश में काम ही नहीं है। इसको भंग कर देना चाहिए, खत्म। 17 साल लग जाते हैं, आप एक मुजरिम नहीं पेश कर पाते हैं। शाबाश। काहे की तनख्वाह ले रहे हैं? ये खून पसीने कमाई की तनख्वाह है देश के लोगों की।
दूसरी बात, बीजेपी प्रवक्ता जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हेमंत करकरे ने झूठी तरीके से वो प्रज्ञा ठाकुर के स्कूटर को वहां पेश कर दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उस वक्त मैं भी केस फॉलो कर रहा था जब चल रहा था। प्रज्ञा ठाकुर ने यह कहा था कि मैंने अपना स्कूटर फला फला शख्स को बेच दिया था, वो ट्रांसफर नहीं हुआ था, और जिसका उन्होंने नाम लिया था वो आदमी भी गिरफ्तार था, वो आदमी भी इस ब्लास्ट में गिरफ्तार था। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था मैंने अपना स्कूटर बेच दिया उनको। जिसने स्कूटर, जिसके ऊपर आरोप था स्कूटर खरीदने का, उसने कहा मैंने खरीदा नहीं था। तो बीजेपी प्रवक्ता जी अपनी बात ठीक कर लें। पापा दूसरी बात, अभी आप लोग बार बार, क्योंकि मालेगांव ब्लास्ट का नाम आएगा तो हेमंत करकरे, विजय सालस्कर और अशोक कामटे शहीदों का नाम भी आएगा। एस एम मुशर्रफ साहब की किताब है, उस किताब के आधार पर जो उसमें लिखा है, उसके आधार पर विजय, एक कांग्रेस के नेता थे, नाम उनका थोड़ा सा मैंने वडेट्टीवर नाम है उनका, विजय वडेट्टीवर साहब ने एक बयान दिया था एस एम मुशर्रफ साहब की किताब का हवाला देकर। उन्होंने कहा था कि तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। हेमंत करकरे की जो मौत हुई है, जो हत्या हुई, जो शहीद हुए हैं, वो कसाब की गोली से नहीं हुई है, वो पुलिस की गोली से हुई है। मसला सर समझिए बड़ा टेक्निकल है। कौन किसको बचा रहा था, कौन किसको फंसा रहा था, ये तो हम सब बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उसमें शर्म करो शर्म। आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में खामी थी या फिर बेगुनाहों को फंसा दिया गया था और आज तक वास्तविक मुजरिम गिरफ्तार नहीं हुए? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन ही में सारा खेल किया गया है। फंसाया गया, हटाया गया, ये नहीं जानता, लेकिन सारा का सारा जो खेल है वो इन्वेस्टिगेटर ने कर डाला। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़िए आप, वो जो इन्वेस्टिगेटर थे। भाई कैसे जांच कर रहे हैं आप? मैं आपको बताऊं, अभी जब बॉम्बे ब्लास्ट के लोगों को बरी किया गया तो एक साहब ने मुझसे कहा कि आप इस पे बोले क्यों नहीं, देखिए सब बच गए। तो मैंने कहा वो भारतीय जनता पार्टी है, आप उसकी मानसिकता को भी समझ नहीं सकते। What's happening? नंगा करके नहला रहा है। हमने कहा 10-15 दिन रुकिए। आवाज आ रही है मेरी सर? परफेक्ट आ रही। हाँ, तो जब वो बॉम्बे ब्लास्ट, ट्रेन ब्लास्ट वाले लोग छोड़े गए तो एक साहब ने मुझसे कहा आप इस पे बोलते क्यों नहीं है? मैंने कहा 10-15 दिन रुकिए, ये क्यों छोड़े गए अभी सामने आएगा आपके। वो बीजेपी है, आरएसएस का माइंडसेट है, वो बड़े खतरनाक तरीके से। बीच में ना बोल। मेरा 2008 में ये बीच में ना बोल। ब्लास्ट होता है। 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी दिल्ली में जी सर। इस मामले में 2011 को एनआईए को जांच ट्रांसफर हो गई थी। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में चार्जशीट क्यों नहीं लगने दी? बड़ा हरामी हो बेटा। सर मैं इस पे आपको मतलब जवाब देने से पहले एक लाइन बोलना चाहता हूं। 2017-18 में कांग्रेस की तरफ से जब चैनल पे लोग बैठते थे, देखिए मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं किसी और पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मुझे बोलने का अधिकार है। तो 17-18 में जब कांग्रेस के लोग बैठते थे, 14 के बाद एक ट्रेंड शुरू हुआ था, लाशों का सौदागर, खून की दलाली। हर कांग्रेसी बोल रहा था, सोनिया जी ने बोला था, राहुल जी ने बोला था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो मैंने एक चैनल के ऊपर एक साहब से पूछा तो वो कहने लगे आप बीजेपी के नेता हैं, आपको बड़ा बुरा लग रहा है मोदी जी के बारे में। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो मैंने कहा आपसे जितना पूछ रहा हूं सवाल का जवाब दे दीजिए। हमने कहा आपने अगर कहा लाशों के सौदागर अहमदाबाद राइड के लिए, गुजरात राइड के लिए, कहले जी, तो हमने कुछ सबूत कांग्रेस के पास होगा तभी तो कह रहे हैं। कहले जी है, सबूत है, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। उन्होंने दंगा कराया, ये कराया, वो कराया। तो हमने जब आपके पास सारे सबूत थे कि लाशों के सौदागर हैं, दंगा कराया, खून की दलाली की,
तो 2002 में दंगा हुआ था, तो 2004 से 2010 तक आपकी सरकार रही। 14 अगर सारे सबूत आपके पास थे तो ये जेल क्यों नहीं गए? आंखें खोलिए, जुबान दिखाइए। अब देखिए आप डायरेक्ट ठीक हो जाएंगे, ठीक है? तो सर 2008 से 2014 तक चार्जशीट अगर क्यों नहीं ईमानदारी दाखिल से हुई जांच सर? की गई होती, ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए सर। अब आए ना लाइन पे। मैं यही तो पूछ रहा हूं सर, बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। बेकसूरों को जेल में डालना कांग्रेस में अपराध है सर। कौन लोग हैं और जिनके जो इनके टुकड़े हुए, मददगार जिनकी मौतें हुई, उनके प्रति इंसाफ नहीं मिला, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दोनों बातें हैं सर। मोगेम्बो खुश हुआ। सर एक बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं आपसे। आप इल्जाम लगा रहे हैं यहां बैठकर हेमंत करकरे जैसे आदमी पर। हेमंत करकरे की शहादत के बाद देश के बहुत से नेता उनकी वाइफ से मिले, उनको मदद भी की गई, वो सबसे मिली, लेकिन देश के एक नेता से हेमंत करकरे की वाइफ कविता करकरे जी मरते बन गई, लेकिन मुलाकात नहीं की उन्होंने। वजह सर बहुत सी बातें होती हैं जो थैंक यू सर। ये तो लेने के देने पड़ गए। कही जाती हैं जी, वो दिल से समझी जाती हैं और दिमाग से सोची जाती हैं। धन्यवाद सर। वीरेन जी भी हमारे साथ इस ये कार्यक्रम में जो जुड़ हुआ चुके है, हैं। इसमें बीजेपी क्यों खुश है? तो नहीं, बीजेपी क्यों खुश है? नहीं, साध्वी प्रज्ञा के और बाकी लोगों के बरी होने में बीजेपी क्यों खुश है? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। बहुत से लोग बरी होते हैं। ठीक है, इसका इन्हीं जवाब लोगों पर रत्नाकर बीजेपी से क्यों लूंगा, खुश लेकिन है? पहले क्या वीरेन जी। संबंध है बीजेपी का आरएसएस का? जी, वीरेन सिंह जी भी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेन जी स्वागत क्या आपका। भारतीय जनता पार्टी नहीं, क्या सरकार और एनआईए इसके ऊपरी अदालत में अपील करेगी? थैंक यू सर। वीरेन जी कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।